ओके बच्चों सुनिएगा। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग पढ़ रहे थे। फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर हमारा चल रहा था। हमने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग देख लिया था, सिस्टम और टाइप्स देख लिए थे एक्सचेंज रेट्स के, और हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करना सीखा था, है ना। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे निकाली जाती है डिमांड और सप्लाई से, वो हमने देखा था। सोर्सेज देखे थे कि कब कब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है और कब कब फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई होता है हमारी कंट्री में। एक्सचेंज रेट में चेंजेस के कारण देखे थे हमने, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन वाला टॉपिक देखा था। लास्ट टॉपिक बचा है मैनेज फ्लोटिंग और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये दोनों टॉपिक्स आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है बेटा, ये टॉपिक आपको मैंने एक बार कहीं पे टच किया था किसी चैप्टर में। आप बताइएगा कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि हमारी फॉरेन करेंसी का जितना भी रिजर्व होता है वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है फॉरेन करेंसी का, से सपोज डॉलर का जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है, तो बेटा डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगी। तो उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डॉलर का सप्लाई स्टार्ट कर देती है। जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो फॉरेन करेंसी का सप्लाई स्टार्ट करती है। जब मार्केट में डिमांड कम होती है, मतलब एक्सेस सप्लाई होता है फॉरेन करेंसी का, तो मार्केट से वो फॉरेन करेंसीज जो है वो खरीद लेती है। गवर्नमेंट ऐसा सिर्फ फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए करती है, इसीलिए इसे कहा जाता है मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। अब एक बार मैं आपको इसको आपकी लैंग्वेज में पढ़ करके सुनाता हूँ। इट इज अ सिस्टम इन विच द सेंट्रल बैंक अलाउ द एक्सचेंज रेट टू बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स बट इंटरवेंस एट द टाइम ऑफ इन्फ्लुएंस द रेट। देखिए ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट को फ्री छोड़ देती है कि मार्केट की फोर्सेस के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट फिक्स हो। यानी मार्केट में अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी, और डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो एक्सचेंज रेट गिर जाएगी। लेकिन कभी कभी मार्केट में जब एक्सचेंज रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक अपना रोल प्ले करती है। यह लिखा है इन अदर वर्ड्स, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट व्हिच कैन बी मॉडरेटेड बाय द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इन ओपन मार्केट। समझो, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक ऐसी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक इंटरवेंट कर दी है, वो मार्केट में आकर के फॉरेन करेंसी को खरीदेगी और बेचती है, ठीक है, ताकि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा है सेंट्रल बैंक डज नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर बट सम पावर टू मैनेज एक्सचेंज रेट स्लाइटली अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी। देखिए पूरी पावर नहीं है सेंट्रल बैंक के पास कि वो एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दे ना, लेकिन एक्सचेंज रेट को हल्का सा फ्लक्चुएट करने की पावर जरूर एक्सचेंज के सेंट्रल बैंक के पास होती है। वो सेंट्रल बैंक ये देखता है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्सचेंज रेट को क्या कर सकती है, थोड़ा सा मॉडरेट कर सकती है। लाइक इन केस ऑफ अ सरप्लस और डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहां से समझना, ये है हमारा मेन मुद्दा। जब सरप्लस डेफिशिएट सरप्लस या डेफिशिएट बैलेंस आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां समझाऊंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमारी कंट्री के पास। सरप्लस बोल रहा है तो इसका मतलब हमारे पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, और डेफिशिएट बोल रहा है मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो सरप्लस या डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस परमिट्स ऑफ आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज टू बी ऑब्टेन। अब हमें क्या करना होता है, जब हमारा इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी हमारे पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व अगर सरप्लस बचता है या डेफिसिट बचता है, तो हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से परमिशन लेकर के जो है वो शेयर्स फॉरेन करेंसी को खरीदो और बेच सकते हैं। इट इज अ सिस्टम दैट अलाउज एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये एक ऐसा सिस्टम है जो मैनेज फ्लोटिंग में आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसा सिस्टम है बेटा जिसमें एक्सचेंज रेट में एडजस्टमेंट किए जाते हैं, जैसे पहले से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रूल्स वगैरह में पहले से डिक्लेयर है, सिर्फ वहीं तक इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। दिस सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये सिस्टम जो है वो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का कॉम्बिनेशन होता है। देयर इज नो प्री डिफाइंड रेंज ऑफ एडजस्टमेंट। पहले से कोई डिफाइंड रेंज नहीं है कि आप कहां तक पैसा एडजस्ट कर सकते हैं, कब जो है वो सेंट्रल बैंक अपना आकर के इंटरवेंट करेगा मार्केट में, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। और ना कोई प्री डिफाइंड टाइम है एडजस्टमेंट का कि किस समय पे किया जाएगा। जब लगे कि मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है वो रोल प्ले करता है। एडजस्टमेंट्स आर अलाउड एंटायरली ऑन द मेरिट्स ऑफ द केसेस। देखिए
एडजस्टमेंट करने की जो आपको एडजस्टमेंट अलाउ किए जाते हैं वो केवल तब किए जाएंगे जब वो बेनिफिशियल हो इकोनॉमी के लिए। इट इज फॉर मैनेजिंग अथॉरिटी टू अलाउ और रिजेक्ट एन अपील फॉर एडजस्टमेंट। अब जो इसकी मैनेजिंग अथॉरिटी है उसके पास ये राइट होते हैं कि वो चाहे तो कोई जो कंट्री एडजस्ट करना चाहती है अपनी एक्सचेंज रेट को, उसकी एप्लीकेशन को, उसकी अपील को रिजेक्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है। ठीक है। When foreign exchange rate is too high, अब यहां से है दो मेन मोटो कि कब और कैसे सेंट्रल बैंक अपना रोल प्ले करता है। अभी तक तो सारा इंट्रोडक्शन था, अब यहां से है मेन आपका, देखिएगा यह लिखा है when foreign exchange rate, देखिएगा मैं यहां से इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हुआ चलता हूं। when foreign exchange rate, वेट करना, when foreign exchange rate is too high, the central bank starts selling the foreign currency from its reserve। समझो, जब मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब $1 के बदले में 70 की जगह 80 रुपए अब लग रहे हैं हमारी इंडिया की करेंसी के, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जब बहुत ज्यादा हाई होती है तो सेंट्रल बैंक अपनी फॉरेन करेंसी को मार्केट में बेचना स्टार्ट करती है, अपने रिजर्व में से फॉरेन करेंसी को बेचना स्टार्ट करती है। व्हेन इट इज टू लो, सेंट्रल बैंक स्टार्ट बाइंग फॉरेन करेंसी। जब मार्केट में एक्सचेंज रेट बहुत कम होती है तो सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करती है, फॉरेन करेंसी को बाय करने लगती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। तो मैनेज फ्लोटिंग का एक, इसी को बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग आसान भाषा में। जब मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाना, जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ती है। अब हम प्राइस को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डॉलर का प्राइस ना बढ़े, है ना, डॉलर का प्राइस ना बढ़े, तो सरकार क्या करेगी, सेंट्रल बैंक क्या करेगी, डॉलर को अपने रिजर्व में से मार्केट में इशू करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। और जब मार्केट में मान लीजिए बहुत ज्यादा सप्लाई है डॉलर की, तो डॉलर का प्राइस गिरे भी नहीं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए फॉरेन जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज को खरीद लेगी, फॉरेन करेंसी को खरीद लेगी। मैनेज फ्लोटिंग का एक और नाम है डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने और बेचने का काम करती है ताकि एक्सचेंज रेट को हम कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसीलिए इसका नाम डर्टी फ्लोटिंग भी है। समझ गए। अब आते हैं बेटा हम लोग आगे। आगे लिखा है रोल ऑफ सेंट्रल बैंक अंडर डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम। सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करती है अलग अलग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। जब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात होती है तो सेंट्रल बैंक जो है वो एक्टिवली यूज करती है अपनी फॉरेन करेंसी को रिजर्व्स टू मेंटेन द ऑफिशियली डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। देखिए ऑफिशियली डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, ऑफिशियली जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है, जो सरकार चाहती है कि ये एक्सचेंज रेट रहे, तो सेंट्रल बैंक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में तो फॉरेन करेंसी रिजर्व को यूज करती है, अपने रिजर्व जो पैसा जो फॉरेन करेंसी सेंट्रल बैंक ने अपने पास होल्ड करके रखा है उस रिजर्व को यूज करके वो एक फिक्स प्राइस बनाना पड़ता है उनको। हमने पढ़ा था ना गोल्ड की टर्म्स में होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में सेंट्रल बैंक जो है वो किसी तरीके का कोई रिजर्व नहीं मेंटेन करती फॉरेन करेंसी के लिए, क्योंकि मार्केट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है और एक्सचेंज रेट जो होती है वो मार्केट के अकॉर्डिंग डिराइव होती है। और मैनेज फ्लोटिंग में सेंट्रल बैंक जो होती है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपनी फॉरेन करेंसी को खरीदती है और बेचती है ताकि फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी को कंट्रोल किया जा सके। मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी हो रही है, बहुत ज्यादा डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा गिर रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज मार्केट में खरीदती है और बेचती है। ठीक है। अब बात आती है सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेटा एक ऐसा मार्केट है जहां पे सारे देशों की करेंसी जो है वो ट्रेड होती है, खरीदी और बेची जाती है। इसका कोई फिजिकल मार्केट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इन अदर वर्ड्स द मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज आर कन्वर्टेड, एक्सचेंज और ट्रेडेड फॉर वन अनदर इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक ऐसा मार्केट जहां पर सब अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसीज है उनको कन्वर्ट किया जाता है, उन्हें एक्सचेंज किया जाता है और उनको ट्रेड किया जाता है एक दूसरी कंट्री के साथ, उसे हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट। ये कोई फिजिकल प्लेस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये जो मार्केट है ये कम्युनिकेशन का नेटवर्क है। ठीक है, जिसके अंदर पूरा का पूरा दुनिया जुड़ा हुआ है। आपको पता है किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। इसमें बैंक आते हैं, स्पेशलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स आते हैं, ब्रोकर्स आते हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट की एजेंसीज आती हैं। ठीक है, ये सारे के सारे लोग जो है वो इस मार्केट में एंगेज होते हैं। अब
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कितने टाइप का होता है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो टाइप का होता है, स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या है? स्पॉट मार्केट एक ऐसा मार्केट है इन विच द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज आर मेड इमीडिएटली, इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर जैसे मैं अगर फॉरेन करेंसी को खरीदना चाहता हूँ, मैं $1 खरीदना चाहता हूँ, तो बेटा एक कोई सामने बंदा बैठा होगा वो बेचना चाहता है। जैसे सपोज मैंने 73 रुपीज का प्राइस लगाया कि मुझे 73 रुपए में $1 खरीदना है, और सामने वाला बोल रहा है, वो मांग रहा है 73 रुपीज 50 पैसा। अब हम लोग वेट कर रहे हैं, कोई और सेलर आ जाएगा अगर मान लीजिए 73 में बेचने के लिए, तो हम 73 में लेकर के फ्री। वो उसे कहते हैं स्पॉट मार्केट, जहां मैंने डॉलर लिया, हैंड टू हैंड डॉलर मेरे अकाउंट में आ गया और मेरा पैसा उस पर्सन के पास चला गया। इसे स्पॉट मार्केट कहते हैं। स्पॉट मार्केट जो है वो एक डेली नेचर का मार्केट है, डेली फ्लक्चुएट होता है। इसमें केवल स्पॉट ट्रांजैक्शंस को ही हम डील करते हैं। और एक्सचेंज रेट जो होती है स्पॉट मार्केट में, जो भी एक्सचेंज, जैसे मैंने 73 रुपीज में $1 खरीदना चाहा, तो $1 के बदले में जब 73 रुपीज मैंने देने पड़े, जैसे वो ट्रांजेक्शन हुआ तो उस टाइम की जो एक्सचेंज होगी उसे हम लोग कहेंगे स्पॉट एक्सचेंज रेट। वो $1 बराबर 73 रुपीज कहलाएगा स्पॉट एक्सचेंज रेट। ठीक है। एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब क्या है बेटा? इस मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज जो है वो खरीदा और बेचा केवल एक स्पेसिफाइड डेट पे जाता है। यानी आज हमने कोई सौदा तय कर दिया, लेकिन उसका पेमेंट और उसकी डिलीवरी बाद में होनी है। ये मतलब मेरे पास डॉलर जो डिलीवर होगा वो फ्यूचर की डेट पे होगा, पेमेंट जो है वो फ्यूचर की डेट पे जाएगा। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। ये फॉरवर्ड मार्केट उन लोगों के लिए बेस्ट होता है बेटा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ कहीं से $1,00,000 का कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो बेटा $1,00,000 में आज का प्राइस है 74 रुपीज, तो 74 के हिसाब से मेरा 1 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा तो 74 लाख रुपीज का पेमेंट बनता है। अब मान लीजिए डॉलर का प्राइस 74 से 60 हो जाता है और 74 से 80 हो जाता है आने वाले महीने में, और वो महीने पर बाद प्रोडक्ट का डिलीवरी करेगा, तो जब डिलीवरी करेगा तभी तो मैं पैसे दूंगा उसको। तो 80 रुपीज हो जाता है तो अब मेरे 80 लाख रुपए लगेंगे। कहा मेरे 74 लाख रख रहे थे, कहा 80 लाख लगेंगे, 6 लाख का सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। तो बेटा फॉरवर्ड मार्केट एक ऐसा ऑप्शन देता है बायर को कि वो अपनी करेंसी को बुक करवा सकता है। बुक करवाने के बाद आप उसे फ्यूचर की डेट पे खरीद सकते हो। उसका बुकिंग अमाउंट आपको कुछ लगभग कुछ 5% 10% देना पड़ता है, वो आप दे दो, बाकी फ्यूचर में आप उसको डॉलर को जब खरीदोगे तो आपको 74 के भाव से ही मिलेगा। फॉरवर्ड मार्केट इसे कहते हैं। तो एक्सचेंज रेट जो होती है फॉरवर्ड मार्केट में, जो एक्सचेंज रेट चलती है उसे बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। जैसे मान लीजिए अभी भाव चल रहा है 74, मैं किसी के साथ अग्री हो जाता हूँ कि भाई मैं 1 महीने के बाद खरीदूंगा। अब सामने वाला बंदा 1 महीने में 74 में तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ 74 रुपीज 50 पैसा 75 ऐसा कुछ देगा। तो मैंने उसके साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं आपसे 74 रुपीज 50 पैसा में 1 महीने के बाद $1,00,000 खरीदूंगा। तो उसे कहेंगे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। 74 रुपीज 50 पैसा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहलाएगी। ठीक है। और बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के बिहाफ पर ही होते हैं। आई बात समझ में? अब आती है बात सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के काम क्या क्या है। बेटा काम बहुत सिंपल से है। सबसे पहला इसका काम है ट्रांसफर फंक्शन। इट इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग कंट्रीज जो है ना वर्ल्ड में, उन कंट्रीज को ये परचेसिंग पावर ऑफर करता है। यानी जैसे मान लीजिए मुझे जो है वो अमेरिका से कोई प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन मेरे पास अमेरिकन डॉलर नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से तो डॉलर उठाऊंगा और फिर सामने वाली कंपनी को पे करूंगा, अमेरिका की कंपनी को। तो ये ट्रांसफर फंक्शन जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन है कि मैं मेरी परचेसिंग पावर को इंडिया से लिमिट ना रख करके हम किसी दूसरी कंट्री से भी गुड्स खरीद सकते हैं। परचेसिंग पावर जो है ट्रांसफर हो जाती है इसमें। Credit functions. It implies provision of credit in term of foreign exchange for the export and import of goods and service across different countries of the world. अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपको क्रेडिट भी फैसिलिटी भी मिलती है। मतलब आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज ले लिया और उसका पेमेंट आप थोड़े टाइम के बाद करो, ये भी पॉसिबल है। लास्ट है हेजिंग फंक्शन। ये हेजिंग फंक्शन क्या है बेटा समझना। मान लीजिए मैंने ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 74 रुपीज में मैंने $1,00,000 का ऑर्डर प्लेस किया जब भाव चल रहा था $1 का 74 रुपीज। अब 1 महीने के बाद मान लो 80 रुपए हो जाता है, तो मेरा तो 6 लाख का लॉस है। अब मेरे मन में जब मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तब से मेरे मन में एक डाउट है कि यार डॉलर का प्राइस बढ़ गया तो मेरा तो ज्यादा पैसा लगेगा। ज्यादा नहीं, 1 रुपया भी बढ़ जाता है तो लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रिस्क को कम करने के लिए हेज करूंगा। हेजिंग करने का मतलब होता है कि मैं $1,00,000 आज ही बुक करवा दूंगा इसी एग्जिस्टिंग प्राइस पे।
अब फ्यूचर में अगर 70 का भाव आता है तो भी मुझे 74 रुपीज 50 पैसा में मिलेगा, अगर 80 का भाव आता है तो भी मुझे 74 रुपीज 50 पैसा पे मिलेगा। तो ऐसा करने से 1 महीने तक मुझे सुकून की नींद आएगी, मेरे दिमाग में कोई रिस्क वाला एलिमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आज ही उसका भाव फिक्स कर दिया। इसे बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। तो जो एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वो हेजिंग फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस बंदे को चाहे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होकर के और वो आज बुक कर दे, फ्यूचर में जाकर के ले सकता है। तो ये हेजिंग फंक्शन इसे कहते हैं। इट इंप्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में वेरिएशन की वजह से जो रिस्क अराइज होता है उस रिस्क को कम करता है। कैसे? फॉरेन एक्सचेंज को चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, उसको एक कॉमनली अग्रीड रेट पर जो है वो फिक्स करके और उसे फ्यूचर वाली डेट पे डिलीवर करने का काम होता है इसमें। ठीक है, तो ये बेटा हमारा पूरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक छोटा सा टॉपिक होता है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, पूरा ये बुक होता है, ये पूरा एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब आप आगे जाकर के पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में तो आपको ये जरूर सब्जेक्ट मिलेगा। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो।